बिहार के सियासी गलियारों से दो बड़ी खबरें सामने आई हैं। ये खबरें ऐसी हैं जो पूरे देश के सियासी समीकरण बदल सकती है। पहली खबर में एक सवाल है, क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के उप प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? दूसरी खबर यह है कि क्या देश भर में जातिगत जनगणना बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होगा? पहले बात नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाने की मांग वाले बयान की। ये मांग किसने और क्यों की है? ये मांग जानबूझकर की गई है या फिर अनजाने में उनकी जुबान से ये बात निकली है? क्या बिहार विधानसभा चुनाव के बाद इस तरह के किसी बदलाव की कोई संभावना है? इसका विश्लेषण भी आपके लिए होगा, लेकिन पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे की तरफ से दिया गया ये बड़ा बयान आपको सुनवाते हैं। हमारे नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री 20 साल से मुख्यमंत्री है, मामूली बात नहीं है। उनके लिए मुख्यमंत्री अब कोई बड़ी चीज नहीं, वो एक हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री से उनका ओहदा बड़ा हो गया। और ये एनडीए की सरकार नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार राम लक्ष्मण की जोड़ी पूरे देश को दिशा देने के लिए खड़ी है। और बिहार में आसन्न चुनाव में जहां हमारा लक्ष्य है कि हम 225 पर जीत हासिल करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार जी का नेतृत्व तो चाहिए ही, लेकिन निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि अब बिहार की इच्छा है कि हमारे नीतीश भाई देश के उस ऊंचाई को जहां से पूरे देश की मंत्रणा होगी, एनडीए के कन्वीनर बने, नरेंद्र भाई मोदी जी के टीम में उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान हो जाए तो एक बड़ी कृपा होगी। ये बिहार के लिए सुनहरा अवसर होगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अश्विनी चौबे के बयान ने एक नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है, क्योंकि अश्विनी चौबे कोई छोटे कद के नेता नहीं है, बल्कि नीतीश कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं। 10 साल तक केंद्र में भी मंत्री रहे हैं। बक्सर लोकसभा सीट से 2 बार लोकसभा का चुनाव जीता था। इसके अलावा वो बिहार की भागलपुर सीट से भी विधायक रह चुके हैं। उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर इतनी बड़ी बात कही तो बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। अश्विनी चौबे के बयान की कुछ बातों पर गौर करना बेहद जरूरी है। जैसे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का पद नीतीश कुमार के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। नीतीश कुमार का ओहदा सीएम पद से बड़ा हो गया है। नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की जोड़ी राम लक्ष्मण की तरह है। नीतीश कुमार को एनडीए का संयोजक बनाया जाए। नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री का दर्जा दिया जाए। नीतीश को डिप्टी पीएम बनाना बिहार के लिए सुनहरा अवसर होगा। इस बयान को लेकर अब कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। क्या बिहार में एनडीए की जीत होने पर भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? क्या नीतीश कुमार बेटे निशांत को उत्तराधिकारी बनाकर केंद्र की राजनीति का रुख करेंगे? क्या बीजेपी जानबूझकर नीतीश कुमार के साथ माइंड गेम खेल रही है और ये बयान उसी गेम का हिस्सा है? क्या सीएम नीतीश कुमार खुद किसी ऐसी रणनीति पर विचार कर रहे हैं, या फिर ये सिर्फ अश्विनी चौबे की व्यक्तिगत इच्छा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं? राजनीति के जानकार इस बयान को किस तरह से ले रहे हैं, पहले आपको वो सुनाते हैं, इसके बाद बयान को लेकर शुरू हुई राजनीति का अध्याय आपके लिए खोलेंगे। अभी बिहार में चुनाव होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी को एनडीए को साथ रखने की ज़रूरत है, एकजुट रखने की ज़रूरत है। और उनको समझ में आता है कि यदि वहाँ सरकार बनानी है तो नीतीश कुमार की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि चुनाव के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। और अश्विनी जी जब बात कर रहे हैं तो कुल मिलाकर मकसद है कि नीतीश कुमार जी खुश रहें। और दूसरा, बयान से यदि वो दिल्ली पहुँचते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो जगह अपने आप खाली हो जाती है। लेकिन कुल मिलाकर उनको गुड ह्यूमर में रखना, एक गुड रिलेशनशिप के साथ रहना भारतीय जनता पार्टी की एक सियासी एक्सरसाइज के तौर पर हम देख सकते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी की कोशिश नीतीश को लाडला बनाकर रखना है। ऐसे बयानों से नीतीश खुश रहेंगे और बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए पूरी एकजुटता के साथ लड़ेगा। दूसरी तरफ ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब विपक्ष की तरफ से लगातार सीएम नीतीश कुमार की सेहत को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विपक्ष नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने के लिए अनफिट बता रहा है। आरजेडी लगातार कह रही है कि अब नीतीश कुमार की उम्र हो चुकी है, उन्हें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। अश्विनी चौबे के बयान ने एक बार फिर आरजेडी को बीजेपी के खिलाफ हमला बोलने का हथियार दे दिया है।
आरजेडी आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने नीतीश का रिटायरमेंट प्लान तय कर दिया है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं कि बयान से संकेत है कि बीजेपी नीतीश कुमार को निपटाने में लगी हुई है। बीजेपी नीतीश को सीएम की कुर्सी से बेदखल करेगी। बीजेपी का हिडन एजेंडा सामने आ गया है। जेडीयू का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर नीतीश ही चेहरा है, जनता फिर उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी का कहना है कि अभी तो नीतीश कुमार बिहार को अच्छे से चला रहे हैं, लोकसभा का चुनाव भी कब का खत्म हो गया है। अश्विनी चौबे ने अपने बयान से जेडीयू को असहज कर दिया है। उसकी हालत यह है कि यह बयान उसके लिए न उगलते बन रहा है और न ही निगलते, लेकिन बयान पर बिहार के राजनीतिक गलियारों में जुबानी जंग जरूर शुरू हो गई है। जब बिहार की इच्छा है हमारे नीतीश भाई उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान हो जाए तो एक बड़ी कृपा होगी। अभी बिहार बहुत अच्छा चला रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री, बहुत बढ़िया है, तो अभी ये काम पूरा करने दीजिए पहले। कोई बीजेपी के नेता कहते हैं भारत रत्न मिलना चाहिए, कोई कह रहे हैं उप प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। ये क्या बता रहा है? ये संकेत है कि अब आदरणीय नीतीश कुमार जी को बीजेपी निपटाएगी। बिहार के लोगों को नीतीश कुमार जी का नेतृत्व पसंद है और नीतीश जी के चेहरे पर बिहार के लोग भरोसा करते हैं, मुहर लगाते हैं। नीतीश जी बिहार में एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं, इस विधानसभा के चुनाव में भी करेंगे। हमारा केंद्रीय नेतृत्व और नीतीश कुमार का पार्टी तय करता है। नीतीश कुमार को बिहार से अलविदा करने के लिए भाजपा कई तरह की बात कर रही है। बिहार तो माइंडलेस हो ही गया है, देश को भी माइंडलेस कर दो। डिप्टी पीएम वाले बयान के संदर्भ में हमने अब तक देश में हुए उप प्रधानमंत्रियों की लिस्ट आपके लिए निकाली है। इस लिस्ट में सबसे ताजा नाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी का है, जो साल 2002 से 2004 तक डिप्टी पीएम का पद संभाल चुके हैं। इसके अलावा इस पद को संभालने वाले नेताओं में सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, जगजीवन राम, देवीलाल और यशवंत राव चौहान का नाम शामिल है। अब रुख बिहार से आई दूसरी खबर का करते हैं। यह खबर जाति जनगणना सी की मांग से जुड़ी हुई है। बुधवार को अहमदाबाद अधिवेशन में राहुल गांधी ने जाति जनगणना कराए जाने की मांग की थी। कांग्रेस के सत्ता में आने पर जाति जनगणना के लिए कानून बनाए जाने तक की बात कही गई थी। अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर देश भर में जाति जनगणना के मुद्दे को हवा दी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि पूरे देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। पहले आपको राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के दोनों नेताओं के बयान सुनवाते हैं। नरेंद्र मोदी जी और पूरी भाजपा जो है जातीय जनगणना के विरोध में है और इस चक्कर में जो सेंसस जो होता है वो भी नहीं करा रही है। तो कहीं ना कहीं से ये लोग समझते हैं कि देश का जब असली पिक्चर जब सामने आएगा तो ये इनकी जो राजनीति जो हिंदू मुसलमान पे चलती है वो खत्म हो जाएगी। मोदी जी ने, आरएसएस ने साफ कह दिया हम जाति जनगणना नहीं करेंगे। हम लोगों को बताना नहीं चाहते हैं कि इस देश में दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट को कितनी भागीदारी मिलती है। हम छुपाना चाहते हैं। आप छुपाइए जितना छुपाना है। लोकसभा में, राज्यसभा में हम कानून पास करेंगे, आपके बिल्कुल सामने कानून पास करेंगे, जाति जनगणना यहीं से निकालेंगे। अब सवाल यह है कि विपक्ष की तरफ से जातिगत जनगणना की मांग फिर से तेज क्यों हो रही है। दरअसल विपक्ष बीजेपी की हिंदू मुस्लिम वाली धार्मिक पॉलिटिक्स की काट जाति में खोज रहा है। राजनीति के जानकार इसे बीजेपी के 80-20 वाले फॉर्मूले के खिलाफ विपक्ष का 90-10 वाला फॉर्मूला भी बता रहे हैं। विपक्ष के 90% में ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक शामिल है। बाकी 10 में ऊंची जातियों और संपन्न वर्ग शामिल है। विपक्ष को लगता है कि जाति की बात करने से बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड की धार कमजोर होगी और ओबीसी, दलित, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक वोट उसकी तरफ शिफ्ट होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी विपक्ष ने जातिगत जनगणना की मांग तेज की थी। सवाल यह है कि इस मांग से विपक्ष हासिल क्या करना चाहता है। जातिगत जनगणना पर बीजेपी की हालत यह है कि वो ना ही खुलकर इसका समर्थन कर पाती है और ना ही विरोध। माना जाता है कि बीजेपी को डर ये है कि इससे अगड़ी जातियों के उसके वोटर नाराज हो सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी का परंपरागत हिंदू वोट बैंक इससे बिखर सकता है। दूसरी तरफ विपक्ष इसके जरिए
बीजेपी पर दबाव बनाने और दलित पिछड़ा वोट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो या दक्षिण के विपक्षी दल हो, सब सामाजिक न्याय के नाम पर जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी को डर ये भी है कि अगर जातिगत जनगणना होती है तो कई तरह के आंकड़े सामने आएंगे जिनका इस्तेमाल विपक्ष उन्हें घेरने के लिए करेगा। इसलिए वो बार बार इस मुद्दे को लेकर बैकफुट पर खड़ी दिखती है। बीजेपी के नेता भी अपने बयानों में जवाब देने के बजाय इस मुद्दे पर विपक्ष से ही सवाल पूछते हैं। पार्टी की दशकों जिसने राज किया हो और तेजस्वी जी के भी परिवार के लोग उसी पार्टी के सरकारों में शामिल रहे, उस वक्त इनको सारी चीजें याद नहीं आई। तब उनको जो है वो न जाति की जनगणना याद आई, न ओबीसी के हित याद आए। केवल उस समय तो एक ही परिवार का हित उनके लिए प्राथमिकता रहा। पहले टोपी पहनते थे, उस समय उनको बेचैनी नहीं होती थी। उस समय किसी हिंदू का, किसी धर्म का, किसी जात का नाम नहीं लेते थे। और अब जात में बांटने का फिर से खेल खेलना चाह रहे हैं। जब हम जात के आधार पर विकास का मॉडल की बात करते हैं, ये जो जात के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, मैं तो पूछता हूँ क्यों नहीं अपने पार्टी का मुखिया परिवार के इतर बना लिया। वैसे विपक्ष की तरफ से इस मांग की टाइमिंग काफी अहम है। बिहार में जातिगत जनगणना हो चुकी है। साल के आखिर में बिहार विधानसभा के चुनाव है। ऐसे में आरजेडी देश भर में जनगणना की मांग कर राज्य के ओबीसी, दलित और पिछड़ी जातियों को साधना चाहती है। बीजेपी की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो सरकार जो चल रही है, कई सालों से मना करते आ रही है कि जातीय जनगणना जो है नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये लोग बस कथनी इनका कुछ है, करनी कुछ और है। इन लोग केवल जो है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान जो लाया था, असल एजेंडा है कि संविधान को ये लोग बदलना चाहते। बिहार के अलावा अगर यूपी की बात करें तो माना जाता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने पीडीए दांव की बदौलत बीजेपी को ज्यादा सीटें जीतने से रोका। अखिलेश एक बार फिर पीडीए फॉर्मूले से 2027 के विधानसभा चुनाव में जाने की तैयारी कर रहे हैं। वो भी जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाते रहे हैं। हम लोग तो जाति जनगणना के पक्ष में हैं। जो समाज में बहुत पीछे छूट गए हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। लड़ाई लंबी है जाति जनगणना की, और इसीलिए तो सेंसस नहीं हो रहा है, क्योंकि सेंसस जिस समय होगा तो बहुत सारी ये बातें जो आप सवाल उठा रहे हैं या जो सवाल हम उठा रहे हैं वो सब आएंगे उसमें। हालांकि एक सच ये भी है कि जातिगत जनगणना को बीजेपी के खिलाफ बड़ा मुद्दा बनाना विपक्ष के लिए इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी विपक्ष पर देश को जाति में बांटने का आरोप लगाती रही है।